हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था जिसे मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वह पेपर को ज़रूर देखें, और जो बच्चे ये पेपर देकर आए हैं वह भी इस पेपर को देख लें कि उनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। ये सेट पेपर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में हुआ था, 324 BA गणित कक्षा 12। तो आइए बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्किप ना कीजिए बिल्कुल भी, जिससे आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए प्रश्न है। यहाँ देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। आर बराबर L1, L2, L1 L2 पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर समुच्चय एल में परिभाषित एक संबंध एल में यह संबंध आर है, स्वतुल्य होगा, सममित, संक्रमक नहीं है। तो चलिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है, मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। आर बराबर L1 L2 पर लंब है। तो यहाँ दो रेखाएं हैं, L1 है, एक रेखा L1 है और दूसरी रेखा L2 है। ये रेखा इस पर लंब है। ठीक है, स्वतुल्य, देखिए इसमें तीन कंडीशन है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, और तीन चीज़ें होती हैं। ठीक, स्वतुल्य होता है अपनी तुलना अपने से करना। अब देखिए स्वतुल्य, कोई रेखा अपने आप पर स्वयं लंब नहीं हो सकती, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है सम्मित की। सम्मित क्या होता है, जैसे L1 जो रेखा है वो L2 पर लंब है, और L2 रेखा बोल सकती है कि L1 पर लंब होता है, तो ये सम्मित है। अब यहाँ देखिए तीसरी कंडीशन होती है संक्रमक की। संक्रमक क्या कहता है, संक्रमक की कंडीशन क्या होती है कि L1 का रिलेशन है L2 के साथ, ठीक है, और L2 का रिलेशन है L3 के साथ। अब यहाँ देखिए L1 है लंबवत L2 पर, L2 लंबवत है L3 पर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि L1 लंबवत है L3 पर? नहीं बोल सकते, क्योंकि L1 तो L3 के समांतर है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है R स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। अतः L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अर्थात R स्वतुल्य नहीं है। दूसरा है R सम्मित। सम्मित की परिभाषा से हम बोल सकते हैं कि L1 L2 पर लंब है। ये रेखा है, L1 L2 पर लंब है। अगर ऐसे देखेंगे तो L2 पर L1 लंब है। ठीक है, तो ये सम्मित होगा, लेकिन संक्रमक नहीं है। यदि L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, देखिए यहाँ पर L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, तो L1 और L3 तो समांतर हो गए। L1 L3 पर कभी भी लंब नहीं हो सकती, अर्थात वह रेखा समांतर है। अतः L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, लेकिन L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः ये सेकंड बी पोर्शन इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया मैट्रिक्स का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आव्यूह A और B की कोटि M और N और P है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो M/N है और इसका ऑर्डर है N/P, तो AB की कोटि क्या होगी? देखिए जब भी गुणनखंड करते हैं तो पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ये बन के आता है। आप समझ लीजिए, पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम जो बनता है वही गुणन के बाद उसका ऑर्डर होता है। तो M×P ये इसका पहला वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना ये देखिए x है, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। तब f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R to R
होगा। अब यहाँ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, ये मैथ, इसे हिंदी हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन और अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें चार इसके ऑप्शन है, एक एकी अच्छादक है, एक एकी किंतु अच्छादक नहीं है, अच्छादक किंतु एक एकी नहीं है, ना तो एक एकी है ना ही अच्छादक है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वर्क क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 2.9 लिखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये वैल्यू है, तो इसका मान छोटा नंबर लिया जाता है। अब 2.9 जो है नियर अबाउट किसके बीच में है, 2 और 3 के ये साइड की वैल्यू है, यानी 2 और 3 के बीच में आएगी ये वैल्यू 2.9। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 2। ऐसे ही अगर 2.5 अगर यहाँ लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी 2 होगी, क्योंकि इसमें छोटी वैल्यू ली जाती, बड़ी नहीं ली जाती। ऐसे ही देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, माना x एक महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, तब f(x) रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r, यानी रियल टू रियल। अब रियल नंबर में माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या भी आती हैं, ठीक, अपरिमेय भी आती हैं, सारे नंबर होते हैं, फ्रैक्शन भी होता है, दशमलव भी होते हैं, रूट भी होते हैं, सारे नंबर आपके रियल नंबर में आते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिखा है f सच दैट r टू r f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब मैंने 2.3 लिया तो इसकी छोटी वैल्यू क्या होगी, 2। 2.5 लिया, इसकी छोटी वैल्यू क्या होगी, 2। 2.3 यानी 2.5, आपस में इनकी वैल्यू कैसी है, आपस में बराबर है, लेकिन ये मान में अंतर है। अब यहाँ देखिए, मैंने इसको फलन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करी। मैंने यहाँ पर रियल नंबर को रखा 1 2 3 4 5। अब देखिए, 2 रखेंगे तब भी वैल्यू 2 आएगी, 2.1 रखेंगे तब भी वैल्यू 2 आएगी, 2.2 रखोगे तब भी वैल्यू 2 आएगी, और 2.3 रखोगे तब भी वैल्यू 2 आएगी, और 2.4 रखोगे तब भी वैल्यू 2 आएगी। यानी सारे नंबर रखने के बाद भी सभी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब एक एकी क्या होता है, एक एकी होता है, एक एकी की परिभाषा होती है, एक एकी बोलते हैं 1 1, ठीक है, यानी एक एकी होता है डोमेन का प्रत्येक अवयव, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के साथ अलग अलग अपनी इमेज बनाए तो फलन एक एकी है। अब यहाँ पे अलग अलग तो बना नहीं रहा, सबकी एक ही इमेज बन रही है, तो ये हो गया बहु एकी, यानी मैनी वन फंक्शन, ठीक। अब दूसरी बात, एक एकी नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात क्या है, आच्छादक क्या कहता है, कोडोमेन का प्रत्येक मेंबर का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव एक एकी के साथ अपनी इमेज बना ले। तो यहाँ पे तो एक ही नंबर के साथ इमेज बन रही है सबकी, यहाँ पे कितने सारे नंबर यहाँ रह जाएंगे, देखिए 1 रह जाएगा, 2 रह 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, -1 रह जाएगा, -2 रह, ऐसे बहुत सारे नंबर रह जाएंगे जो इसमें अपनी इमेज को नहीं बना पाएंगे। तो हम कह सकते हैं यह ना तो एक एकी है ना आच्छादक है। तो इसमें ये चौथा वाला इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में अवकल समीकरण। ये क्वेश्चन तो 101% आता है, मैं कई बार बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आउट है, एक क्वेश्चन इससे हर बार पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए, ये लिखा है 9d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस 1 = 0 की घात क्या होगी, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, कोटि और घात। अब इसमें इन्होंने घात पूछ ली है, तो सबसे पहले कोटि की बात करते हैं। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितनी बार इसका डिफरेंशियल हो रहा है, तो सबसे मैक्सिमम डिफरेंशियल इसका 2 बार हो रहा है, तो उसी के ऊपर की जो जितनी घात होती है वही इस पूरे फलन की घात मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम डिफरेंशियल हो रहा है 2 बार, तो इसके ऊपर जो घात लगी है वो कितनी लगी है, 3। तो इस क्वेश्चन में घात, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, ये वेक्टर से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ लिखा i.i - j.j - k.k का मान होगा। तो यहाँ i.i, j.j और k.k का मान होता है 1। अब यहाँ रखोगे i.i तो 1 आ जाएगा,
या -1 तो -1 से ये 1 कट गया, -1 रह गया। तो इसमें ये वाला बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। देखिए कोसेक इनवर्स तो लिखा है। अब दो मान कोसेक में किसका होता है, वो होता है कोसेक 30 का होता है। तो इसको लिख लिया π/6 और कोसेक इनवर्स से ये कट गया, इसका आंसर क्या आ गया π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का इंटीग्रेशन x² e⁻x³ dx का मान ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर x³ बराबर t माना, इसका अवकलन किया 3x² dx इजुगल टू dt, x² dx इजुगल टू dt बट्टे 3। ठीक है, अब यहाँ पर e⁻t और x² और dx बराबर क्या लिखा है dt बट्टे 3, मैंने यहाँ लिख लिया। 1/3 बाहर निकाला, इसका समाकलन किया तो e⁻t प्लस c हो जाएगा। अब t का मान कितना e⁻x³, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पहली बार आए हो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन कॉस x² का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो d/dx साइन कॉस x², इसका अवकलन हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 मेंबर है, तीन है यहाँ पर पद, साइन है, कॉस है और x² है। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए इस कॉस को मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा साइन x। तो साइन x का अवकलन होता है कॉस x, यानी कॉस और x की जगह वही आ गया। फिर इसका दोबारा से करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा हो गया। अब कॉस x² का अवकलन होता है माइनस साइन x²। अब इसमें x² का रह गया, तो फिर अगली लाइन में x² का करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस x² इंटू माइनस साइन x² और x² का हो गया 2x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश i + j - 2k की दिक्कोज्याएं ज्ञात करो। तो हमने इसको माना a वेक्टर हुआ i कैप + j कैप - 2k, इसका हमने मॉडुलस लिया तो √1² + 1² और -2 का वर्ग, तो ये हो गया 1 और 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक, a कैप बराबर मॉड a बट्टे a कैप बराबर a वेक्टर बट्टे मॉड a वेक्टर। तो a वेक्टर की वैल्यू i + j - 2 के √6, तो a कैप बराबर i/√6 + j/√6 - 2/√6 इंटू k। ठीक है, ये इसकी दिक्कोज्याएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स का सबसे सिंपल प्रश्न आया 2x + y इक्वल टू 1 0 - 3 2 और y इक्वल टू 3 2 1 4। तो x का मान ज्ञात करो। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर मैट्रिक्स की वैल्यू लिखा, y की वैल्यू, y का मान हमने यहाँ पर रखा। तो 2x + 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 - 3 2, ये इधर लाएंगे। तो 2x इक्वल टू 1 0 - 3 2 माइनस 3 2 1 4। अब 1 में से -3 घटाया -2, 0 में से -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। यहाँ से हमने x इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 -2। ठीक है, तो यहाँ से 2 का भाग लगाया सब में, प्रत्येक मेंबर में, तो 2 का भाग लगाएंगे तो -1 -1 -2 ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है अगर हम आपको लाइव बताते। ठीक है, इसलिए मैं पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, समझ में आता है तो प्लीज़ पोस्ट पर कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए f सच है x2y एक फलन है, x में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है, r इक्वल टू a, b सच दैट fa बराबर fb। जांच कीजिए r एक तुल्यता संबंध। तुल्यता का मतलब होता है वह संबंध सममित भी है, संक्रमक भी है और स्वतुल्य भी है, तीनों कंडीशन उसमें आनी चाहिए, तो वह फंक्शन आपका तुल्यता फलन कहलाता है। अब यहाँ देखिए मैंने अपनी तरफ से ये मान लिए, क्योंकि x में एक संबंध r है, r एक रियल नंबर है, तो मैंने धन संख्या ले ली 1 2 3 a और b, क्योंकि a और b दोनों फंक्शन आपस में बराबर हैं। अगर a और b रखा हमने तो एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 2 से और एक का संबंध
3 से है। ऐसे ही 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से। ऐसे ही 3 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से है। हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा कि 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। अब यहाँ हमें जांच करनी है कि ये शतुल्य है। देखिए 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, 3,3 मिल रहा है। फलन कैसा है? शतुल्य है। सम्मित के लिए 1 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 1 के साथ है, यानी सम्मित भी है और संक्रमक भी है। देखिए 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, तो 1 का संबंध 3 के साथ है कि नहीं है, यानी संक्रमक भी। अब इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, इसको जरा देख लो आप। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। आर शतुल्य है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू। तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, अतः दिया संबंध शतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर सम्मित है, माना a, b बिलोंग्स टू आर, जहां 1,2 a बिलोंग्स टू x, ठीक है, और b बिलोंग्स टू है, तो a, b। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a बराबर b या b बराबर a, दोनों फंक्शन इसमें मिल रहे हैं। या 1,2 बिलोंग्स टू अर्थात 1 बराबर 2, 2,1 बिलोंग्स टू अर्थात 2 बराबर 1, यानी ये संबंध आपस में सम्मित है, ठीक है। तीसरा वाला संबंध देखिए, आर संक्रमक है, a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, तो जहां a, b, c बिलोंग्स टू आर, a, b बिलोंग्स टू आर, a बराबर b, b, c बिलोंग्स टू आर, b बराबर c, तो a बराबर b, b बराबर c इम्प्लाइज दैट a बराबर c। अब इसको जरा इसमें नंबर में देख लो आप, 1,2 बिलोंग्स टू, यानी 1 का जो संबंध 2 के साथ है, यानी 1 बराबर 2, 2 का संबंध जो 3 के साथ है, 2 बराबर 3। तो जब एक बात बताओ, 1 बराबर 2 है और 2 बराबर 3 है, तो क्या 1 बराबर 3 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, तथा दिया संबंध आर संक्रमक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का खा, सिद्ध कीजिए यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। तो स्वतंत्र घटनाओं का फॉर्म क्या होता है? ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ डैश परस्पर अपवर्जी घटना है। देखिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं वह घटनाएं होती हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, उन्हें परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। ये कक्षा 11 का टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने इसमें प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश, यानी इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ई इसका यूनिवर्सल है, यानी ई ही आएगा निकल के। अब इसमें प्रोबेबिलिटी हमने लगाई, प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब इसकी वैल्यू को रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, हमने इसको चेंज किया, हमें ये ही तो निकालना है, ठीक है। तो हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ देखिए जरा, ये आया प्रोबेबिलिटी ई माइनस, अब ई इंटरसेक्शन एफ की जगह जो हमने लिखा वो लिखा है प्रोबेबिलिटी ई इंटू एफ, क्योंकि स्वतंत्र घटना का ये फॉर्म है। यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ई कॉमन लिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ डैश, अतः ई और एफ स्वतंत्र घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x आर वर्धमान है। वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग और हास मान का मतलब होता है डिक्रीजिंग, ठीक है। उच्च निम्निष्ठ वाले चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 6 से। एफ एक्स हमने लिखा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसका हमने अवकलन किया तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यहाँ से ये हो गया। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पर इसको होल स्क्वायर की तरह बनाया, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 4 को हमने ब्रेक करके लिखा 3 प्लस 1, तो 3 यहाँ से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 या 6 प्लस 3, ठीक है, प्लस 1। अब ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 0 लिखा तो ये वैल्यू हो गई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को हमने डिवाइड में भेजा माइनस 1/3, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये बन गया माइनस 1/√3, x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 प्लस 1, ठीक है।
अब यहाँ देखिए हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। परमेयीकरण किया तो √3 परमेयीकरण किया। देखिए कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या को नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि हर में √3 है, तो इसका अपरिमेयीकरण करेंगे तो ये हमने परमेयीकरण किया तो √3 -1/3 ये हो गया। √3 का गुणा किया 3 - √3/3 3 और √3 का मान रखा 1.732, तो ये आया 3 में से हमने 1.732 को लेस किया तो यह 1.2680/3, यानी अगर हम इसको काटेंगे तो x का मान जो है वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। जब 0 से बड़ा आएगा तो यह फलन कैसा हो गया, निरंतर वृद्धिमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ क्या लिखा, 0 to π/2 dx 1 + √10x, ठीक है। √10x को हमने ब्रेक किया तो √10x लिखा √sin x बट्टे √cos x। हमने यहाँ पर देखिए √cos x हो गया, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो I = 0 to π/2 dx √cos x + √sin x अपॉन √cos x। अब ये √cos x ऊपर ले गए, I = 0 to π/2 √cos x dx बट्टे √cos x + sin x यूज टू प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है कि इस π/2 को इस में से घटाते हैं, यानी इस जो एंगल दिया होता है उसमें से घटाते हैं। तो हमने लिखा 0 to π/2 √cos π/2 - x, पूरे में लगा दी हमने cos π/2 - x + sin π/2 - x। अब cos 90 - थीटा का था sin थीटा, और cos 90 - थीटा sin थीटा, और sin 90 - थीटा cos थीटा, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो I = 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x + √cos x, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो I = 0 to π/2 √cos x अपॉन √cos x + √sin x dx प्लस 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x + cos x इंटू dx। हमने दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों के हर समान थे तो अंश भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अंश जब ऐड किए तो √cos x + √sin x ऊपर और नीचे भी, तो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 2I = 0 to π/2 1। अब 1/2 ये बाहर आ गया, 2 का हमने भाग दिया, 1 रह गया। 1 का समाकलन x होता है, इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा π/2, π/4 इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -102 और 346 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। अब यहाँ लिखा हुआ है a वेक्टर -I + 0 + 2 के। देखिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है r वेक्टर = a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो यहाँ हमने ये दो बिंदु हैं a और b, ये मैंने ड्रॉ किया है। a के कोऑर्डिनेट है -102, दूसरे के कोऑर्डिनेट है 346, और ये बिंदु जा रहे हैं a और b, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b - a मैंने यहाँ पर लेस करके लिखा तो ये वैल्यू आई 4i + 4j + 4k। यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका रेखा पर, अतः रेखा पर स्थित किसी स्विच बिंदु P का स्थित सदिश r वेक्टर है तो r का सदिश समीकरण r वेक्टर = a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो r वेक्टर a वेक्टर की हम वैल्यू लिखेंगे -i। देखिए a वेक्टर की जो वैल्यू है -i + 2k प्लस लैम्डा 4i + 4j + 4k। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर प्रोबेबिलिटी से लिया गया ये क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, यदि PA 6/11, PB = 5/11 और PA यूनियन B = 7/11 तो प्रोबेबिलिटी A/B ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी A/B = प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो A इंटरसेक्शन B की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये क्लास 11 की सेट थ्योरी से लिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन वहाँ पर P की जगह क्या होता है, N होता है। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B = प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की वैल्यू है 7/11, तो ये लिखा। प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू है 6/11, प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। अब हमें ये इधर लेके आए प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ये उधर लेके गए 6/11, 5/11 माइनस 7/11, ठीक है। तो
तो ये यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 11, 6 + 5 -7, ये हो गया 6 और 5 11 -7, तो यह 4/11। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/11, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला है 4/11, वो मैंने ये लिखा, और प्रोबेबिलिटी बी की जो वैल्यू है वो है 5/11, तो 11 से 11 कट जाएंगे, तो ये आ गया 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रों के कुल y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, जिसमें a और b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करो। तो यहाँ पर सबसे पहले y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी इक्वेशन हमने बन मान लिया, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, a और b को हटा देना है। मतलब एक बार अवकलन करें, दो बार अवकलन करने पर ये a और b हट जाएं, ऐसा काम करना है। तो y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी लिखा है समीकरण 1, x के सापेक्ष अवकलन किया dy/dx, a साइन का हो जाएगा cos x प्लस बी, ठीक है, a हो गया 2 नंबर। अब फिर से इसका अगेन डिफरेंशियल किया, तो अगेन डिफरेंशियल करने पर d2y/dx² a cos का होता है माइनस साइन x प्लस बी। अब यहाँ देखिए a साइन एक्स प्लस बी और ये भी a साइन एक्स प्लस बी, ये वैल्यू किसकी है, y की, तो यहाँ हमने रख दिया -y। अब इस पूरे फंक्शन में से a और y गायब हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू a cos q थीटा, y इज इक्वल टू a sin q थीटा के बिंदु थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता क्या है। देखिए दो तरह की प्रवणता होती हैं, एक स्पर्श की प्रवणता होती है, एक अभिलंब की प्रवणता होती है। तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता है, तो सबसे पहले x और y का हम क्या करेंगे, देखिए प्रवणता क्या होती है, प्रवणता होती है dy/dx, ठीक है। अब dy/dx को बनाने के लिए यहाँ पर एक x है और एक y है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया dx/d थीटा a 3 cos² थीटा, और ये हो गया माइनस साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पर इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किया dy/d थीटा a 3 sin² थीटा, और साइन थीटा का फिर करेंगे तो ये cos थीटा, ठीक। हमें क्या चाहिए, dy/dx, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाएंगे, तो dy/d थीटा ऑब्लिक dx/d थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, ये वैल्यू रखी, यहाँ पर ये पावर से ये कट जाएगा, इस पावर से ये कट जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी साइन बट्टे कॉस माइनस में, तो ये बना क्या, साइन बट्टे कॉस होता है 10। अब प्रवणता होती है dy/dx, इस प्रवणता को m भी बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 स्पर्श रेखा की प्रवणता m 10 π/4, तो 10 45 का मान होता है -1। अब अभिलंब की प्रवणता क्या होती है 1/m, तो -1/m, तो माइनस ये होता है ऑलरेडी, और m की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्डिक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, लाना क्या है a b c 1/a 1/b 1/c, ठीक है। कैसे किया है उसको जरा देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन में हमें लाना ये लानी है, हमने क्या किया, इसमें रो में देखिए यहाँ पर अपॉन में कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो अपॉन में नंबर नहीं है, तो अपॉन में नंबर को लाने के लिए हमने इस पूरी रो में a का भाग लगाया, इस पूरी रो में b का भाग लगाया, और इस पूरी रो में c का भाग लगाया। तो अकेला भाग तो लगेगा नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या कहता है, जितनी संख्या का आप भाग दे रहे हो उतनी संख्या का आप गुणा भी करो। तो हमने लिखा r1 r2 r3 में क्रम से a/a b/b और c/c का गुणा करने पर, तो ऊपर जो गुणा का नंबर था वो ऊपर रख लिया, पूरे में हमने a का भाग दिया, ये वैल्यू बन के आई, ठीक है, b का भाग दिया, ये वैल्यू बन के आई, c का भाग दिया, ये वैल्यू बन के आई। तो 1/a + 1 1/1/b 1/b + 1 1/1, ये वैल्यू बन के आई। अब हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ा, किस में, r1 में, r1 + r2 + r3, हमने ये जोड़ा 1/a + 1 + 1/b + 1/c, ये जोड़े, तीनों जोड़ दिए। तीनों से हमने r1 से हमने लिखा, r1 से हमने कॉमन लिया इसको, a b c और 1/a 1/b 1/c, ये बचा।
अब इसके बाद अब क्या करें, तो हमने क्या किया, अब हमने सी कॉलम में ऑपरेशन लगाया। C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3। एक में से एक घटाया 0, 1/b से 1/b कटा -1, 1/b से 1/b कट गया 1, और 1/c से 1/c कटा और 1/c से -1, ये वैल्यू आई। अब इसका देखो, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 है, ये रह गया, इसका बना जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया भी था, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है यदि y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पे इनफाइनाइट अनंत तक जा रहा है तो सिद्ध करो x dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो y इक्वल टू एक्स पावर y लिखा है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर y। ठीक, लॉग y आगे लिखा y लॉग x के सापेक्ष अवकलन किया, तो 1/y dy/dx फर्स्ट प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। ठीक है, लॉग x का 1/x होता है, प्लस दूसरा फलन dy/dx। अब dy/dx और dy/dx को इकट्ठा लिखेंगे, तो इकट्ठा लिखेंगे तो ये हम इधर लेके आए 1/y dy/dx माइनस लॉग x dy/dx इक्वल टू y/x। यहाँ से dy/dx हमने कॉमन लिया, 1/y माइनस लॉग x इक्वल टू y/x। अब एलसीएम लिया 1 माइनस बाई लॉग एक्स बट्टे वाई इक्वल टू y/x। dy/dx अब भाग लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यही इसका आंसर आ रहा है। देखो जरा, x dy/dx बाई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस बाई लॉग एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ इंटीग्रेशन है 5वें का गा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन x1 x-1 x-2 x-3। ये आंशिक भिन्न का प्रश्न है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। यहाँ देखिए x है, इसे को आंशिक भिन्न से जब हम सॉल्व करते हैं तो a/x-1 b/x-2 c/x-3। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये सारे नंबर आपस में कट गए। अब यहाँ पर जो वैल्यू बची x इक्वल टू a x-2 x-3 b x-1 x-3 c x-1 x-2। यहाँ पर हम यहाँ से a b और c के तीनों के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो x-2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2, तो यहाँ पर हम x बराबर 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 2 माइनस 3। ठीक है, इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी a और c 0 हो गया, b बचा ओनली। तो ये b का मान आ गया -2, b का मान आया -2। अब हमने x बराबर 2 रखा था, अब हम नेक्स्ट में चेंज करेंगे, थोड़ा सा x-3 लेंगे, यहीं से सारे नंबर उठाते हैं, यहीं से जो भी है x-2 x-3 x-1 है। एक बार x बराबर 2 रख दो, एक बार x बराबर 3 रख दो, एक बार x बराबर 1 रख दो। हमने x बराबर 3 रखा है इसमें, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, c बचा, तो 3 में से 1 घटाया 2 और 3 में से 2 घटाया 1, तो 2c बराबर 3/2, यानी c का मान आया 3/2। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हमने लिखा x-1 इक्वल टू 0 x बराबर 1, तो a ये 1 में से ये 0 ये 0, b और c 0 हो गया, a का मान आया 1/2, यानी a b c 3 मान आ गए, b का मान -2 है, c का मान 3/2 है, a का मान 1/2 है। अब इस तीनों के मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में, यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम रखेंगे, ये देखिए ये हमने रखा x/x-1 x-2 x-3, ये आ गया 1/2 x-1 प्लस -2/x-2 प्लस 3/x-2। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो समाकलन किया 1/2 1/x-1 dx माइनस इंटीग्रेशन 2/x-2 प्लस 3/x-2 3। यहाँ पे लिखा है 1/2 log x-1 -2 log x-2 प्लस 3/2 log x-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर से लिया गया है। उस समांतर चतुर्भुज ज्ञात करो जिसकी समांतर चतुर्भुज ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों में a वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप है और b वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस k द्वारा निरूपित है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए दो भुजाएं इन्होंने ऑलरेडी दे रखी हैं, तो इसका ए क्रॉस बी, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो हमेशा डिटर्मिनेंट की तरह से ही उसे निकालते हैं, यानी शार्डिक की तरीके से। तो आई जे के 1 - 1 3 आ गया, 2 - 7 1 लिखा, आई लिखा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बन जा 1 और 7 या 21, एक माइनस ऑलरेडी होता है, एक माइनस इसके साथ है तो ये प्लस हो गया। फिर माइनस जे लिखा, एक एकम 1 और 3 दूनी 6। फिर के लिखा, 1 सत्ते 7, 3 दूनी 2 एकम 2। अब ये आया आपका 21 में से 1 घटाया 20, 6 में से 1 घटाया 5 और -5 के ए क्रॉस बी। अब इसका मॉडुलस बनाएंगे तो 20 का वर्ग 400 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और -5 का वर्ग भी 25, 450 आ गया। इस प्रकार आवश्यक क्षेत्रफल हो जाएगा 15√2। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही है पार्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x dy/dx + 2y = x² log x। अवकल समीकरण का ये प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है x dy/dx + 2y = x² log x। यहाँ पर हमने प्रत्येक पद में x का भाग लगाया, x का भाग प्रत्येक पद में, ठीक है, x/x dy/dx 2y/x x² log x। ठीक, अब यहाँ से x से x कट गया, dy/dx + 2/x/y। यहाँ से देखिए ये फॉर्म बनी, dy/dx + py = q। p की वैल्यू आगे तुलना किया तो p बराबर आया 2/x और q बराबर आया x log x। यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालेंगे तो ये आया e इंटीग्रेशन p × dx। ठीक, तो e इंटीग्रेशन 2/x log x, तो 2 और log x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है n log m, तो ये फॉर्मूला होता है log में log m पे पावर n, तो ये पावर यहाँ पे आ गई log x²। ठीक है, तो e पे पावर अगर log होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1 और जो ऊपर घात में होता है वो नीचे आ जाता है, ये नियम है x²। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका व्यापक हल जब हम निकालते हैं तो व्यापक हल का एक फॉर्म होता है। फॉर्म ये होता है y × x² = इंटीग्रेशन x log x x² dx + c, ये फॉर्म है। तो यहाँ पर y × if ये फॉर्म है, इंटीग्रेशन q × if + c, ये फॉर्म है इसका। हमने इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें लिखा, y लिखा है और if की वैल्यू x² है, इंटीग्रेशन लगाया, q की वैल्यू हमारी x log x है, वो यहाँ लिखी, फिर if की वैल्यू x² है, dx + c। ठीक है, ये अब इसमें क्या है x² और x, ये हो गया x³ log x। अब एक फॉर्म होती है इंटीग्रेशन में, एक फॉर्म होती है इंटीग्रेशन में, उसे बोलते हैं आइलेट, आइलेट। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन को चुनते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो पहला फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, तो इसमें इनवर्स है नहीं। दूसरा फंक्शन लॉग का है तो इसे एल बोलते हैं, लॉग, तो इसे वो मानेंगे पहला, और ये होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको मानेंगे दूसरा। ठीक है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ये 5 फॉर्म होती हैं, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, लघुगणक वाले, बीजगणितीय, त्रिकोणमिति वाले और चरघातांकी वाले, जिसमें आते हैं ई पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, x³ और log x है। अब यहाँ पर देखिए पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, ये करा। अब इससे ये पावर कट जाएगी, x³ आ गया। ठीक है, इससे ये पावर कट गई, x³ आया, तो x³/4 × dx, तो ये हो गया log x × x⁴/4 माइनस इसका दोबारा से समाकलन करेंगे तो x⁴/4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया x² एलसीएम लिया 16, 4 चौक 16, 4 log x × x⁴ माइनस x⁴ + c। अब यहाँ देखिए x² x⁴ 4 log x - 1 + c/16, तो y = x² का हमने भाग लगाया, तो ये 2 बार
गया y बराबर एक्स स्क्वायर 4 log x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है, और शेयर करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। माना बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा आयतन v है। तो यहाँ पर देखिए एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। 1 सेंटीमीटर और सेकंड है, उसके साथ टाइमिंग है, यानी कोई चीज़ बढ़ती है या कोई चीज़ घटती है तो उसके साथ समय चलता है। तो डी आर ओवर डी टी इक्वल टू त्रिज्या होती है आर, डी आर ओवर डी टी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ लिखा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। गोलाकार बुलबुले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि टाइम के साथ बुलबुला घट रहा है। तो डी वी ओवर डी टी 4/3 पाई 3 r स्क्वायर डी आर ओवर डी टी, 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब r बराबर 1 सेंटीमीटर है, वो हमने यहाँ लिखा 4 पाई, ठीक है, यह आ गया। अब जो त्रिज्या है डी आर ओवर डी टी, यहाँ पर जो चल रहा है डी आर ओवर डी टी जो है वो है 1/2, वो हमने यहाँ लिखा। तो 2 से ये 4 काटे, ठीक है, तो ये आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का खा। मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एक फॉर्म है, देखिए माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो माना 5x प्लस 3 इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी, ये फॉर्म है। अब यहाँ देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस बी। इसी नंबर से x के गुणांक की तुलना करेंगे। अब x का गुणांक यहाँ पे कितना है 5x और यहाँ कितना है 2ax, तो 5x यहाँ लिख दे रहा हूँ और 2x यहाँ से लिख दे रहा हूँ। x कट गया, a का मान कितना आया 5/2। अब अचर पद की तुलना करेंगे तो अचर पद कौन से हैं, एक 3 है, एक 4 है और एक b है। तो 3 इक्वल टू 4a प्लस बी, यहाँ पर a का मान रखा 5/2, 2 से ये 4 काटे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पर 3 इक्वल टू 4a प्लस बी, 3 इक्वल टू 2 से 4 काटे 2 इंटू 5 प्लस बी, 5 दूनी 10, 3 में से 10 घटाया -7, बी का मान आया -7। ए और बी का मान समीकरण 1 में रखा तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 5/2, यहाँ रख रहा हूँ ए और बी का मान। देखो जरा यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर बी का मान, ठीक है। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 5/2, 2x प्लस 4 -7, ठीक। अब यहाँ देखिए ये आया। अब हमारे पास नीचे जो हरमय संख्या है वो हरमय संख्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। हमने इन दोनों पदों में इसका भाग लगाया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का दोनों पक्षों में भाग दिया। अब भाग दिया तो पोजीशन ये बन रही है 5x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 5/2, 2x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4, दोनों पक्षों का समाकलन किया, दोनों में इंटीग्रेशन लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू टी, इसका अवकलन किया तो 2x प्लस 4, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स बराबर डी टी बट्टे 2x प्लस 4। अब यहाँ देखिए 5/2, ये आपका आ गया 1/√t -7 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब ये ऊपर ले गए, माइनस का 1/2 हो गया, फिर इसका समाकलन किया -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। अब यहाँ देखिए पहले ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने 4, देखिए x का गुणांक किया 4, 4 का आधा करा 2, 2 का वर्ग किया 4, 4 जोड़ा 4 घटाया प्लस 10। तो ये एक क्या बन गया गुणनखंड, ये बन गया एक
होल स्क्वायर तैयार हो गया। ठीक है, तो x+2 का होल स्क्वायर, 10 में से 4 गई 6, या -7 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x+2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5/2 2t पे पावर हाफ -7 log x+2, यहाँ पे एक फॉर्म लग रहा है ये √x² प्लस a स्क्वायर का। फार्मूला होता है log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। तो 5 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5t पे पावर हाफ -7 log x+2 प्लस √x+2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 √x² प्लस 4x प्लस 10 -7 log x+2 प्लस √x+2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का गा। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है। रेखाएं आर वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k। यहाँ आर कैप है, ये दो समीकरण है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला है आर वेक्टर वहाँ a1 प्लस लेमडा b1 और दूसरा है आर वेक्टर वहाँ a2 प्लस म्यू b2। मैंने इसको समीकरण 1 माना है और इसको समीकरण 2 माना है, इसको 3 माना है, इसको 4 माना है। समीकरण 1 की मैंने 3 से तुलना की है और समीकरण 2 की 4 से करी है। तो a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, b1 ये हो गया, b2 ये हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों समीकरण में ये दोनों समीकरण b1 और b2 आपस में बराबर है। यानी इससे ये मैसेज मिलता है, ये दोनों अगर नंबर सेम आ रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो एक ही बिंदु लेंगे, दोनों रेखाएं समांतर हैं, b1 वेक्टर इज इक्वल टू b2 वेक्टर इक्वल b वेक्टर। इसलिए रेखाओं के बीच की दूरी d इज इक्वल टू मॉड b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 बट्टे मॉड b। आप सबसे पहले b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो यहाँ पर b वेक्टर की जो वैल्यू हमारे सामने है i j k लिखा, क्रॉस हमेशा डिटर्मिनेंट की फॉर्म से ही निकाला जाता है। तो 2 3 6 ये आ गया और a2 माइनस a1 है, वो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो a2 माइनस a1। तो 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा और -5 प्लस 4 माइनस के, यानी ये आ रहा है 2 1 1, वही लिखा है 2 1 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 1 1। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आई कैप 3 1 जा 3 -6 माइनस j 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 और प्लस के 2 एकम 2 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद ये बन रहा है -9i माइनस माइनस प्लस 14j और -4k। तो इसका जो मॉड बनेगा b का, b है 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो ये आपका तैयार होके आ रहा है 4 और 9, 9 और 4 13 और 36, ये हो गया 49। ये तैयार होकर मैंने लिखा है 49। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b वेक्टर। तो इसका जो क्रॉस आया था वो हमने डिटर्मिनेंट में लिखा था -9i प्लस 14j माइनस 4k। मैंने ये लिखा है -9i प्लस 14j माइनस 4k अपॉन 7। इसका अंडर किया है 9 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर अपॉन 7। तो अंडर 81 प्लस 14 का वर्ग 196 और 4 का वर्ग 16। तो ये वैल्यू आई, न्यूनतम दूरी है आई 293/7। अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 10 कार्ड हैं, 1 से लेकर 10 तक की पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है, यानी फेंटा गया है। इस बक्से में से एक कार्ड निकाला जाता है यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या में सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भैया 1 से लेके 10 तक में सम संख्या होती है 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10 पहली घटना मान ली, और दूसरी संख्या है, दूसरी घटना हमने मानी 3 से ऊपर के अंक आते हैं, तो आते हैं 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर इसमें से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 4 6 8 10 हो गया, यानी इसकी जो सिमेट्री हो गई वो कितने नंबर की हो गई, 10 नंबर की हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम इसका प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी ये निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 5/10, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 7/10, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/10। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/10 और बी की वैल्यू है 7/10, 10 से 10 कट जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण dy/dx -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 है और x बराबर 0 है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, dy को y के साथ सेपरेट किया और dx को x के साथ सेपरेट किया। तो dy/y² इक्वल टू -4x dx। समीकरण 1 का दोनों पक्षों में समाकलन किया, dy/y² -4x, तो y को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो गया और फिर इसका समाकलन किया -2 + 1/-2 + 1 इक्वल टू -4x² 2 + c। तो ये हुआ y पे पावर -1 अपॉन -1 इक्वल टू -4x² 2 + c। 2 से 4 कैंसिल किया, ये 2 आया। अब ये वैल्यू आई -1/y इक्वल टू -2x² + c। तो 1/y इक्वल टू, अब यहाँ देखिए जरा, 1/y हो गया माइनस माइनस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो 2x² - c, माइनस माइनस कर लिया प्लस। ठीक है, तो y को इधर भेजा और 2x² - c को इधर भेजा। ये हो गया y इक्वल टू 1/2x² - c। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, इसमें लिखा है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। हम यहाँ पर रखेंगे y और x का मान, तो इससे क्या होगा, c का मान हमें मिल जाएगा। तो हमने y का मान रखा 1 और x का मान रखा 0, तो ये आया 1/-c इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू -c। ठीक है, c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो गया 1/2x² -1, तो ये +1 हो गया। ये y का मान आया प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही सरल और सिंपल सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आया, बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ भी है और अच्छे परिणाम आने चाहिए, मेरी शुभकामना सभी के साथ हैं। सब ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी और पेपर भी उसी मन से आया। ठीक है, सिद्ध कीजिए आव्यूह a इक्वल टू 3 1 -1 2 समीकरण a² -5a + 7i इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, जहां i कैसी मैट्रिक्स है, 2/2 की कोटि का एक तत्समक आव्यूह है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 0 और o 2/2 कोटि शून्य आव्यूह है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले a लिखा, 3 1 -1 2, यहाँ पर a² लिखा हुआ है। क्या लिखा है, a²। तो a का गुणा a में करेंगे तो रो बाई कॉलम गुणा होता है हमेशा मल्टीपल में। तो 3 3 जा 9 -1, फिर 3 1 जा 3, 1 2 जा 1, फिर -1 3, फिर 2 1 जा 2, फिर -1 एकम 1 और 2 2 नी 4। तो 9 में से 1 घटाया 8, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 में से 1 गया 3, ये आया a²। नेक्स्ट है 5a, तो 5 का गुणा हम कर देंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद 7i, i का मतलब है 1 0 0 1, 2/2 का करना है। अब इन सारे मेंबरों को, यानी a² का मेंबर, 5a की मैट्रिक्स और 7i की मैट्रिक्स, इन सभी की मैट्रिक्स को हम यहाँ रखेंगे। 8 5 -5 3 -15 5 5 -10 7 0। अब इनको सबको, जैसे अगर ये माइनस है और ये प्लस है, उसी हिसाब से इनको सेपरेट करेंगे, यानी पहले टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। देखिए -8 लिखा, फिर -15 लिखा, +7 लिखा, फिर 5 -5 और 0, -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0, फिर 3 लिखेंगे, फिर -10 लिखेंगे और +7 लिखेंगे। तो ये देखिए 8 7 15 होगा, 15 में से 15 घटाए 0, 5 में से 5 घटाए 0, 5 में से 5 घटाया 0, 7 और 3 10 में से 10 घटाया 0, यानी इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये भी। इस बार तो एग्जाम्पलों ने धूम बचा दी है बहुत कस के। ठीक है, सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम पृष्ठ वाले लंबवतीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की कैसी है, आधी होती है। अब यहाँ देखिए शंकु की त्रिज्या कैसी है, आधी होती है। तो हमने एक शंकु बनाया, फिर एक बेलन बनाया, ये बेलन शंकु के अंदर बना हुआ है। ठीक है
शंकु को हमने नाम दिया ABC। शंकु की ऊंचाई h है और शंकु की त्रिज्या r है। ठीक, ये इसी के अंदर सेट है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि शंकु महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पर मैंने लिखा है, माना शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, शंकु के अंदर बेलन के आधार की त्रिज्या मैंने x मानी है, यानी इतनी जो त्रिज्या है वो x है। ठीक है, यहां पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, बेलन की ऊंचाई QE बराबर PD है। QE और PD ये आपस में बराबर है, ये ऊंचाई है। ठीक है, बेलन की। अब मैंने इसको h मान लिया, इसलिए इसको लिखा नहीं है, वही सिंबल छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कक्षा 10 में जरा चलो, कक्षा 10 में क्या पढ़ते थे? समरूप प्रमेय, थेल्स की थ्योरम, चैप्टर 6। त्रिभुज AOC और त्रिभुज QEC एक समरूप त्रिभुज है। अब AOC और QEC जरा देख लो, लिखा है AOC। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। AOC, और यहाँ पर ही एक ट्राइंगल और है, ये बन रहा है। ठीक है, इसका नाम है Q और E। अब इसके अंदर देखो जरा, AOC एक तो ये बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है QEC। दोनों में ये समरूप त्रिभुज है, क्योंकि दोनों का जो एंगल है सेम होगा। ठीक, दोनों का सेम एंगल है। समरूपता में क्या होता है? थेल्स की थ्योरम क्या कहती है? थेल्स की थ्योरम कहती है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर है, यानी ये भुजा का अनुपात इसके बराबर, यानी ये अपॉन ये, और ये बड़ी भुजा के अनुपात ये। जब एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बन जाता है तो समरूप की पोजीशन बन जाती है। ठीक है, तो यानी ये थेल्स की थ्योरम बन गई। तो QE अपॉन OA बराबर EC अपॉन OC। ठीक, समरूपता क्या होती है उस चीज को जरा समझ लो। समरूपता होती है, एक जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, और एक ताजमहल आपने अपने घरों में देखा होगा जो छोटा सा आकृति का बना होता है, उसे भी आप ताजमहल बोलोगे और उसे भी आप ताजमहल ही बोलोगे। तो दोनों चीजें सेम हैं, तो इसे बोलते हैं हम एक समरूप आकृति। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, थेल्स की थ्योरम क्या कहती है? QE अपॉन AO, और फिर QOC, यानी कोई भी आप बड़ी भुजा ले लो या छोटी भुजा ले लो, जो भुजा ले रहे हो आप, अगर पहले बड़ी लेते हो तो उसके नीचे छोटी वाली आ जाएगी, और पहले छोटी ले रहे हो तो उसके नीचे बड़ी वाली आ जाएगी। ठीक है, थेल्स की थ्योरम हमने लिखी। फिर इसके बाद OA की जो वैल्यू है वो H है, फिर EC। अब जरा इसको देखो जरा, हमने EC लिखा है, ये लिखा। अब हमें निकालना क्या है? OE। तो OC में से EC लिखा है ये, तो OC में से क्या घटाओगे? OE। OC में से OE घटाओगे। ठीक है, OC में से OE घटाओगे तब EC आएगा बट्टे OC। अब OC की जो वैल्यू है वो क्या है? R है। पूरी OC क्या है? R, यह लिखा। और OE क्या है? X, यानी ये पूरी है R, ये पूरी R है। ठीक है, R माइनस X बट्टे R। तो QE बराबर H का हमने क्रॉस मल्टीपल किया तो H इंटू R माइनस एक्स बट्टे एस, माना बेलन का वक्रपृष्ठ S है। अब बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH, तो बेलन की जो त्रिज्या है वो x है, और जो ऊंचाई हमने निकाली है वो अभी निकाली है h बट्टे आर, आर माइनस एक्स। अब 2 पाई h बट्टे आर, एक्स का हमने गुणा किया एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फिर हमने किया x के सापेक्ष अवकलन, तो एच डैश एक्स इजिकल टू 2 पाई h बट्टे आर, एक्स गायब हो जाएगा यहाँ से, माइनस 2x, समीकरण नंबर 1। फिर दोबारा से अवकलन किया तो अगेन डिफरेंशियल। ठीक है, अगेन डिफरेंशियल किया तो 2 पाई h बट्टे आर, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 2। अब इसमें 2 दूनी 4, ये आया माइनस 4 पाई अपॉन एच आर स्क्वायर। समीकरण 1 ये था एच डैश एक्स 2 पाई h बट्टे आर माइनस 2x। अब यहाँ इसको 0 मानेंगे, तो हमने इसको 0 माना, 2 पाई h बट्टे आर, आर माइनस 2x इजुगल टू 0। तो 2 पाई h आर माइनस 2x, ये 0 हो गया। आर माइनस 2x बराबर 0, आर बराबर 2x, तो आर बट्टे 2 बराबर x। ठीक है,
समीकरण x के लिए एच डबल डैश एक्स लेस देन 0, तो एच डबल डैश आर लेस देन 2, यानी x का मान x बराबर आर बट्टे 2 आ रहा है। s का मान उच्चतम है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। अतः दिए शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ के बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी आ रही है, x बराबर आर बट्टे 2। यहीं पे वैसे डिफाइन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन आव्यूह का, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल। ठीक, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 2y z इज इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। 1 2 3 तीन समीकरण है। इस समीकरण को हम आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड के गुणांकों को लिखेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर, दूसरे में एक्स वाई जेड लिखे, और तीसरे में 5-4। एक को ए माना, दूसरा एक्स है, तीसरा बी है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स जो होता है उसका मान होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए इंटू बी। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एडजॉइंट ए और आपको निकालना है मॉड ए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए का हमने मोड बनाया, सबसे पहले मोड। ठीक है, मॉड निकालेंगे। सबसे पहले मॉड कैसे निकलता है? 2 लिखा है यहाँ पे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और इसका एक माइनस पहले से होता है और एक माइनस ये रहा, तो ये हो गया। फिर इसमें माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे -2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और एक माइनस इसमें ऑलरेडी पहले से चलता है आप। ठीक है, फिर 3 लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 - 1, और जो नंबर लिखा जाता है उसके नीचे का मेंबर नहीं लेते। जो नंबर लिखते हैं उसके नीचे का मेंबर नहीं लेते। तो 1 - 1 और 3 दूनी 6 + 6, ये 4 और 1 5 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 6 में से 1 घटाया 5 आया। 5 दूनी 10 होया, 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 10 40, मॉड ए आ गया। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं उसको जरा समझ लो आप। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकलता है उसको जरा समझो। ये है आपका, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं। एडजॉइंट ए निकालते C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 और C33 डैश। ठीक, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। अब यहाँ पर सबसे पहले C11 का मान निकालेंगे। तो C11 का मान अगर हम निकालते हैं तो C11 में ये -1 इसलिए लिखते हैं कि C11 1 और 1 1 + 1। ठीक है, अब C11 निकालेंगे तो पहले ही रो और पहला कॉलम, तो ये हो गया -2 1 -2। ठीक है, C11वां टर्म निकालेंगे तो पहली रो पहला कॉलम, तो ये वैल्यू आई 5, -2 1 -1, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 हो गया। फिर एक माइनस ऑलरेडी पहले से आता है गुणा करने के बाद। ठीक है, और एक माइनस इसका है, तो ये हो गया 4 और 1 5। फिर ऐसे ही C12, ठीक है, ये तो C12 है 1 और 2, ये लिखते हैं, ऊपर पावर आती 12 वाली, 1 + 2 और -1 सबके साथ चलेगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये 1 1 3 -2। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालते हैं। ऐसे ही सारे निकले हैं। और इसके बाद एडजॉइंट ए निकलने के बाद C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसमें रखेंगे वैल्यू। हमने तीनों की वैल्यू रखी और ऊपर लिखा रहता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ये चिन्ह है। ठीक है, ट्रांसपोज का चिन्ह है। अब इसको बदलेंगे, तो बदलेंगे तो रो को कॉलम में बनाएंगे। तो 5 5 5 3 - 13 11 9 1 -7। फिर x इज इक्वल टू 1/40 5 3 9 5 - 13 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्म है एडजॉइंट ए आ गया। यहाँ पर जो फॉर्म है वो है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये लिखी है, मॉड ए की वैल्यू 1/40 और बी की वैल्यू है 5 - 4। तो 1/40 इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 5 का गुणा 25, 3 का गुणा 12, 9 का गुणा 3, ऐसे चलेगा ये। फिर 5 का गुणा 25, 13 चौक 52, 1 तिया 3, फिर 5 × 25, 11 चौक 44। ठीक है, और 7 तिया 21, ये भी माइनस है। ठीक है, तो जोड़ा हमने ये सेपरेट किया तो ये आया 40 80 - 4। 40 का 40 में भाग दिया 1, 80 में भाग दिया 2
और 40 का 40 भाग दिया, एक्स वाई जेड के मान ये आ गए, एक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 है और जेड का मान -1 है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें का खा, लिखा हुआ 0 to π/2 log cos x dx माइनस π/2 log 2। ठीक है, एग्जाम्पल है ये भी, एग्जाम्पलों ने तो लाइन लगाई है। ठीक, यहाँ लिखा है आई इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx। प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, 0 to a एफ एक्स इजिकल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी 4 है। अब यहाँ देखिए 0 to π/2 log cos, इसमें से ये घटाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। समीकरण 1 समीकरण 2 हमने दोनों को जोड़ा आई प्लस आई, 0 to π/2 log cos x dx, 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है, अब यहाँ पर एक log का फॉर्म लगता है log m प्लस log n, तो ये बन गया log mn। 0 to π/2 log cos x प्लस log sin x, तो ये हो गया cos x sin x। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर आ रहा है log 2, इसमें साथ में आ रहा है log 2। अब log 2 तो इसमें है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। 0 to π/2 log sin x cos x प्लस log 2 माइनस log 2। अब यहाँ पर 2 का गुणा, अब यहाँ देखो जरा, ये भी मल्टीपल में ही हो रहा है, तो log ये हो जाएगा 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, माइनस log 2 dx। ठीक, अब यहाँ देखिए 2i 0 to π/2 log 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2। यहाँ हमने 2x को मान लिया t, 2 dx और dt। ठीक है, x और 0, जब लिमिट बदली हमने तो 2 इंटू 0 t का मान 0 रखा, x का मान 0 रखने पर t का मान भी 0 मिल रहा है। ठीक है, और x का मान π/2 रखने पर t का मान पाई मिल रहा है। अब 2i बराबर 0 to π log sin t dt बट्टे 2, और ये जो वैल्यू है ये log 2 आगे आ गया, log 2 इंटू एक्स 0 to π/2। ठीक है, 1/2 0 to π/2 log sin t, और ये आ गया π/2 log 2। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है एफ 2a माइनस एक्स, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, तो ये लिखा है 2i बराबर 1/2 2, ये वाली फॉर्म हमने लगाई 0 to π/2। अगर यहाँ 2a है तो यहाँ a रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगाई 0 to π/2 log sin t dt माइनस π/2 log, ये आया log 2। ठीक है, अब 1/2 2 इंटू 0 to π/2, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट थी वो कितनी थी, यहाँ पर जो लिमिट थी आपकी वो 0 to π थी। ठीक है, अब 0 to π थी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो यहाँ पर कितनी रह गई 0 to π/2 log sin t dt, और ये तो हो ही गया था। अब इसके बाद यहाँ पर फिर इसको, जब हमने ये प्रॉपर्टी यूज हो गई तो हम फिर इसको भी लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने π/2 यानी 2 इंटू π/2 माइनस टी इंटू डी टी माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कट गया, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन टी डी टी माइनस π/2 log 2। अब यहाँ पर एक लिमिट लगती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू a टू बी एफ बाई डी टी। अब यहाँ पर ये दोनों एक समान है, यानी ये आया 0 to π/2, 2 से ये 2 कट गया, 0 to π/2 log sin t dt, तो इसको हम लिख सकते हैं log sin x, यानी sin t बराबर sin x 0 to π/2। ठीक, तो हमने लिखा t को हमने x में चेंज कर लिया, ये बन गया log sin x। अब ये log sin x जो वैल्यू है वो किसकी है, वो i की वैल्यू है, मैंने यहाँ पे i लिखा, 2i में से i घटाया i बचा, ये वैल्यू आई। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये 8 नंबर के सवाल हैं। यहाँ लिखा है दो परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y स्क्वायर एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए दो तरह की फॉर्म है यहाँ पर, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ऐसे बनेगा परवलय का, ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ये फॉर्म है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो स्क्वायर हटाया रूट एक्स आ गया, या हमने सीधा सीधा वाई स्क्वायर एक्स और वाई बराबर एक्स स्क्वायर, हमने सीधा सीधा ये मान
ये वाला मान y बराबर एक्स स्क्वायर, ये इसमें रख दिया, ये वाली वैल्यू इसमें रखी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बना एक्स पर पावर 4 अपॉन एक्स, यहाँ लेके आए एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स 0 हो गया और एक्स क्यू माइनस 1। अब इसको हमने ओपन किया तो ये बना एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स बराबर 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम x को अगर निकालेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा, इसलिए मैंने नहीं निकाला। x बराबर 1 आया, ठीक है। अब x का मान आप y में रख दोगे तो y बराबर 1 आ जाएगा, यानी 1,1 हो गया ये, यानी ये 1,1 पर ये काट रहा है। तो हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग निकाला जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला भाग निकाला जा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू है, इसको मैंने मान लिया प्रथम, ठीक है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर चित्र में प्रथम। और ये वाला जो पोर्शन है जो ऊपर वाला है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसको मान लिया हमने सेकंड परवल है, इसको मान लिया फर्स्ट परवल है। हमने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 0 to 1, क्योंकि लिमिट जाएगी 0 to 1, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। तो प्रथम परवलय के नीचे का भाग, प्रथम परवलय के नीचे का भाग, प्रथम वाला ये है, प्रथम परवलय के नीचे का भाग बाई इंटू डी एक्स माइनस द्वितीय परवलय के नीचे का भाग। तो प्रथम परवलय हमने ये माना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो पाई का मान हो जाएगा रूट एक्स, यहाँ लिखा रूट एक्स डी एक्स। और द्वितीय परवलय हमने ये माना, तो बाई का मान कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर। अब इसका हमने समाकलन किया तो ये 1/2 है, 1/2 प्लस 1 बट्टे 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स क्यू बट्टे 3, लिमिट लगाई, ठीक है। लिमिट लगाने के बाद ये आया एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यू बट्टे 3। अब लिमिट लगाएंगे 0 to 1, 2/3, ठीक है। 1 पे आप कितनी भी पावर लिख दो 1 ही रहेगा, 2/3 माइनस 1/3, एलसीएम लिया तो यह आया 1/3। लास्ट क्वेश्चन है 9 का खा, ठीक है। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए में ये 3 पोजीशन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 0, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। अधिकतमीकरण इसमें रखना है, तो हमने यहाँ पर 2 मान है हमारे पास, समीकरण है हमारे पास 4, एक्स प्लस वाई बराबर 1 माइनस एक्स प्लस वाई 0, एक्स ग्रेटर इक्वल 0, वाई ग्रेटर इक्वल 0। सबसे पहले हमने समीकरण 2 उठाया, एक्स प्लस वाई बराबर 1, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 1, एक्स वाई। अब हमने एक्स बराबर 0 यहाँ रखा, समीकरण 2 उठाया, सबसे पहले यहाँ पर एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई का मान हमें 1 मिलेगा, फिर वाई बराबर 0 रखेंगे। ये सारा काम हमें अपनी मर्जी से करना है, ठीक है। x1, तो ये टेबल बनी 0 1 1 0। अब इसके बाद समीकरण हमने 3 उठाया, 3 में क्या लिखा है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीसरा नंबर का समीकरण, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई भी 0 हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई भी 1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई भी 2 हो जाएगा। हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ किया तो सबसे पहले जो टेबल थी, सबसे पहली जो टेबल थी ये था 0 1 और 1 0, यानी 0 1 और 1 0, तो 0 1 और 1 0 ये है टेबल, ठीक है। ये x है ये y है, तो 0 तो यहाँ हो गया, अब 1 ये हो गया, फिर उसके बाद 1 0, ठीक। तो ये जो रेखा है ये पहली लाइन आ गई। इसके बाद फिर दूसरे जो कोऑर्डिनेट थे, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या थे 0 0 1 1 2 2, हमने यहाँ लिखे 0 0 फिर 1,1, ठीक है, फिर 2,2। तो ये काट रहे हैं तो ये यहाँ काटे, यानी 0 और 1 के बीच में काट रहे, यानी यहाँ, तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, क्योंकि एक और आधा आधा है यहाँ पर, ठीक है। यानी इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं आधे 1/2 1/2। हमने यहाँ पर शीर्ष बिंदु निकाले, ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है। एक के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0 और जिससे यह ट्राइंगल बन रहा है वो हो जाएगा 1/2 1/2। हमने यहाँ वैल्यू रखी 0 + 0 = 0, z = 1 + 0, ठीक है। और फिर 1/2 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, एक और आधा होता है 1.5। z का अधिकतम मान 3/2 है, जो कि बिंदु बी पर उपस्थित है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।